नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पर जिसके बारे में बात करने से हम अक्सर थोड़ा कतराते हैं। बिल्कुल। हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य की। भारत की कहानी इस मामले में बड़ी दिलचस्प है। ये एक तरह का विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? एक तरफ हमने विज्ञान की मदद से लाखों जानें बचाई, जिससे हमारी आबादी बढ़ी, और दूसरी तरफ उसी आबादी को संभालने के लिए हमें फिर से विज्ञान और सामाजिक जागरूकता का सहारा लेना पड़ा। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करने की क्षमता या बीमारियों से दूर रहना नहीं होता। अच्छा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि एक पूरी वेलबींग की स्थिति है। वेलबींग? हाँ, ये सिर्फ शरीर की सेहत का मामला नहीं है। आप दिमागी तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं, समाज में आप कितने सहज हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, ये सब बातें इसमें शामिल है। ये बहुत व्यापक है। बहुत ज्यादा। एक समाज असल में तभी हेल्दी है जब इन सभी पैमानों पर लोग स्वस्थ महसूस करें। तो हमारा मिशन आज साफ है। हम ये समझेंगे कि भारत ने इस विरोधाभास को कैसे संभाला, इस सफर में क्या चुनौतियां आईं और एक आम इंसान के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि भारत इस मामले में दुनिया के पहले देशों में से था। 1951 में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू करना, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच रही होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम था। दुनिया के कई विकसित देश भी तब इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सोच रहे थे। सच में? हाँ, लेकिन भारत के जो नीति निर्माता थे, उन्हें शायद ये अंदाजा था कि बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। समय के साथ इन प्रोग्राम्स का नाम और दायरा दोनों बदला। अच्छा। आज हम इन्हें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर या RCH प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। अब ऐसे प्रोग्राम्स तो फोकस सिर्फ फैमिली प्लानिंग से हटकर अब हेल्थ केयर पे आ गया। एग्जैक्टली। अब मकसद सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को स्वस्थ बनाना है। इसमें और क्या क्या शामिल है? इसमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित डिलीवरी, बच्चों का टीकाकरण और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सब कुछ शामिल हो गया है। ये एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच है। प्रोग्राम्स का दायरा तो बढ़ा, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही तेजी से बदली? मुझे लगता है आज भी छोटे शहरों और गांव में इन विषयों पर खुलकर बात करना एक बहुत बड़ा टैबू है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कागज पर नीतियां बनाना एक बात है, और उन्हें लागू करना दूसरी। हाँ, और उन्हें समाज की सोच का हिस्सा बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। यहीं पर स्कूलों में दी जाने वाली सही जानकारी, जिसे हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, उसका रोल बहुत अहम हो जाता है, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिले। बिल्कुल। अगर किशोरों को सही उम्र में वैज्ञानिक तरीके से जानकारी मिले, तो वे सुनी सुनाई बातों और मिथकों से बच सकते हैं। जानकारी का अभाव ही तो डर और गलत फैसलों को जन्म देता है। और ये सही जानकारी की जरूरत इसलिए और भी बढ़ गई क्योंकि भारत जिस चुनौती से जूझ रहा था, उसका पैमाना बहुत बड़ा था। मेरा मतलब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो आंकड़े हैं वो सच में दिमाग घुमा देते हैं। हाँ, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। सोचिए, 1900 में पूरी दुनिया की आबादी थी करीब 2 बिलियन। 2 बिलियन? और साल 2000 तक ये 6 बिलियन हो गई। और भारत, आजादी के वक्त हम करीब 350 मिलियन थे, और 2000 आते आते हमने 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 1 बिलियन? एक समय था जब दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय था। जी हाँ। लेकिन इसके पीछे की वजह बड़ी अजीब है। ये कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि एक अच्छी खबर की वजह से हुआ है ना? यही तो विरोधाभास है। ये हमारी सफलता का ही नतीजा था। सफलता का नतीजा? बिल्कुल। आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ। महामारियां कंट्रोल में आईं, लोगों को बेहतर खाना मिला, मेडिकल सुविधाएं बढ़ीं। इसका सीधा असर यह हुआ कि डेथ रेट यानी मृत्यु दर घट गई। और वो 2 जरूरी आंकड़े भी, MMR और IMR। हाँ, MMR और IMR, इनमें भी तेजी से गिरावट आई। 1 मिनट, इन्हें जरा आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि ये सिर्फ अक्षर नहीं है, इनके पीछे इंसानी कहानियां हैं। बिल्कुल। MMR यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट, बच्चे को जन्म देते समय कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। और IMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जन्म के पहले साल में कितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इन दोनों का कम होना ये बताता है कि अब माँ और बच्चा दोनों कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि आबादी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। और इस रफ्तार का दबाव तो हर चीज पर पड़ा होगा।
रोटी, कपड़ा, मकान, हर बुनियादी जरूरत पर। जाहिर है, इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार को कुछ बड़े सामाजिक कदम उठाने पड़े। हम दो हमारे दो का नारा इसी सोच का नतीजा था। हाँ, ये तो हम सब ने सुना है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि लोगों की मानसिकता को बदलने की एक कोशिश थी। इसके साथ ही शादी की एक कानूनी उम्र तय की गई, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, ताकि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने के बाद ही परिवार की जिम्मेदारी उठाएं। बिल्कुल सही। ये तो हुई पॉलिसी की बात, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर एक आम इंसान के पास क्या विकल्प थे? मतलब बर्थ कंट्रोल के कौन-कौन से तरीके मौजूद थे और एक अच्छे गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या खासियतें होनी चाहिए? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की पहचान ये है कि वो सबसे पहले तो यूजर फ्रेंडली हो, इस्तेमाल करने में आसान, हाँ, आसानी से मिल जाए, असरदार हो और सबसे जरूरी उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हों। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास कई तरह के विकल्प हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक तरीकों से, यानी नेचुरल मेथड्स से। हाँ, इनमें किसी दवा या डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता। एक तरीका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। वो क्या होता है? जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के उन दिनों में यौन संबंध से बचा जाता है जब प्रेगनेंसी का खतरा सबसे ज्यादा होता है, मतलब लगभग 10वें से 17वें दिन के बीच। ठीक है, और दूसरा तरीका है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये इस फैक्ट पर आधारित है कि बच्चे के जन्म के बाद करीब 6 महीने तक, जब तक मां सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तब तक ओव्यूलेशन नहीं होता। एक मिनट, ये सुनने में बहुत अनिश्चित लगते हैं। क्या असल में लोग इन पर भरोसा कर सकते हैं? इनका सक्सेस रेट क्या है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यही इनकी सबसे बड़ी कमी है। इन तरीकों के फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सटीक कैलकुलेशन और शरीर के साइकिल पर निर्भर करते हैं, जो थोड़ा भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए इन्हें ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता। ठीक है, तो फिर आते हैं ज्यादा भरोसेमंद तरीकों पर, जैसे बैरियर मेथड्स। नाम से ही लगता है कि ये कोई रुकावट पैदा करते हैं। एग्जैक्टली, ये स्पर्म और ओवम को फिजिकली मिलने से रोकते हैं। इसमें सबसे आम और जाना माना तरीका है कॉन्डोम। ये तो मेल और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है ना? जी हाँ, और इनका एक डबल फायदा है जो इन्हें बहुत खास बनाता है। डबल फायदा? ये न सिर्फ प्रेगनेंसी रोकते हैं, बल्कि STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और एड्स जैसे गंभीर संक्रमणों से भी बचाते हैं। भारत में सरकार ने निरोध ब्रांड को काफी प्रमोट किया था। हाँ, मुझे याद है। महिलाओं के लिए भी कुछ और बैरियर ऑप्शंस हैं, जैसे डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप्स। ये कैसे काम करते हैं? ये भी रबर के बने होते हैं और इन्हें सर्विक्स को कवर करने के लिए लगाया जाता है, ताकि स्पर्म यूटेरस में न जा सके। ये रीयूजेबल होते हैं। अच्छा, लेकिन इन्हें डॉक्टर की मदद से सही साइज का लगवाना पड़ता है। इसके बाद एक तरीका आता है जो भारत में काफी पॉपुलर है, खासकर बच्चों के बीच गैप रखने के लिए। IUDs यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। हाँ, ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। इन्हें एक डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स यूट्रस के अंदर लगाती हैं। IUDs को हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ओके, तो पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है कॉपर रिलीजिंग IUDs, जैसे कॉपर टी। कॉपर टी, हाँ। आप इसे ऐसे समझिए कि ये यूट्रस के अंदर स्पर्म के लिए एक तरह का नो एंट्री जोन बना देते हैं। इनसे निकलने वाले कॉपर आयंस स्पर्म की तैरने की रफ्तार और उसकी एग को फर्टिलाइज करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। और दूसरी कैटेगरी, वो कैसे अलग है? दूसरी है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ये थोड़ा अलग तरीके से काम करती हैं। ये धीरे धीरे हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो 2 काम करते हैं। क्या काम? पहला, ये यूट्रस के अंदर का माहौल ही ऐसा बना देते हैं कि अगर एग फर्टिलाइज हो भी जाए तो वो वहां चिपक ही नहीं पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। सही। और दूसरा, ये गर्भाशय के मुंह पर एक तरह का गाढ़ा गार्ड बिठा देते हैं, जिससे स्पर्म की एंट्री ही बहुत मुश्किल हो जाती है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। पिल्स या गोलियों के बारे में क्या कहेंगे? वो भी काफी इस्तेमाल होती हैं। पिल्स भी बहुत असरदार होती हैं। इनमें प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो शरीर को यह सिग्नल देता है कि ओवरी से एग रिलीज ही ना किया जाए। मतलब ये ओव्यूलेशन को ही रोक देती हैं। बिल्कुल। इन्हें 21 दिन तक रोज लेना होता है। और यहीं पे मुझे सहेली पिल का जिक्र करना है। ये वाकई एक कमाल की चीज है। बिल्कुल। सोचिए, ये सहेली गोली कितनी बड़ी क्रांति थी। इसे लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI के हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उस वक्त दुनिया जहां हार्मोनल पिल्स के साइड इफेक्ट से जूझ रही थी, वहीं लखनऊ में एक ऐसा विकल्प तैयार हुआ जो नॉन स्टेरॉयडल था। नॉन स्टेरॉयडल मतलब? ये शरीर के नेचुरल हार्मोनल साइकिल से ज्यादा
खिलवाड़ नहीं करती। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। ये सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि भारतीय इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण था। वाकई ये गर्व की बात है। तो ये तो हुए टेम्परेरी तरीके, लेकिन अगर कोई कपल फैसला कर ले कि उनकी फैमिली पूरी हो गई है, तो उनके लिए क्या स्थायी विकल्प है? उनके लिए सर्जिकल मेथड्स हैं, जिन्हें स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक स्थायी या कहिए टर्मिनल तरीका है। ठीक है। पुरुषों में इसे वैसेक्टमी कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें स्पर्म ले जाने वाली ट्यूब यानी वास डेफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। और महिलाओं में? महिलाओं में इसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब जहां पर एग और स्पर्म मिलते हैं उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये कितने प्रभावी होते हैं? ये दोनों ही तरीके प्रेगनेंसी रोकने में बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? इनकी रिवर्सिबिलिटी यानी इन्हें वापस पहले जैसा करने की गुंजाइश लगभग न के बराबर होती है। इसलिए ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। तो एक तरफ तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें इतने सारे समाधान दिए, परिवार नियोजन में मदद की, पर कहीं कहीं इसी टेक्नोलॉजी का बहुत गलत इस्तेमाल भी हुआ। मैं एमनियोसेंटेसिस की बात कर रही हूँ। आपने एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा उठाया है। एमनियोसेंटेसिस तकनीक को एक बहुत ही नेक मकसद से बनाया गया था। क्या मकसद था? इसका काम था गर्भ में पल रहे बच्चे में डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया जैसी गंभीर जेनेटिक बीमारियों का पता लगाना, ताकि माँ बाप को पहले से जानकारी हो और वो जरूरी कदम उठा सकें। तो ये होता कैसे था? इसमें बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका सैंपल लेकर जांच की जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल बच्चे का लिंग पता करने के लिए होने लगा? दुर्भाग्य से हाँ। और इसका नतीजा हुआ फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या। भारत के कई हिस्सों में लड़कों की चाहत में लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया। ये तो बहुत ही भयानक है। ये हमारी सामाजिक सोच का एक बहुत ही काला अध्याय है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक तकनीक जो जीवन बचाने के लिए बनी थी वो जीवन लेने का जरिया बन गई। बिल्कुल। इसी दुरुपयोग की वजह से सरकार को इस तकनीक के जरिए लिंग निर्धारण करने पर कानूनी रोक लगानी पड़ी। यह हमें सिखाता है कि कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी तस्वीर उभरती है वो ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज, मनोविज्ञान, व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्रीय नीतियों का एक जटिल मिश्रण है। जनसंख्या को स्थिर रखना एक सामाजिक जिम्मेदारी है, तो वहीं परिवार के बारे में फैसला लेना एक व्यक्तिगत अधिकार है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में विज्ञान हमारी मदद करता है। और सबसे जरूरी बात जो हर सुनने वाले को याद रखनी चाहिए, बताइए। गर्भनिरोध का कोई भी तरीका अपनाने से पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। सुनी सुनाई बातों या इंटरनेट की आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें। एक डॉक्टर ही आपकी सेहत और जरूरतों के हिसाब से सबसे सही विकल्प बता सकता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे सोच सकें। जरूर। जिस तरह कॉन्ट्रासेप्शन और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, एक समाज के तौर पर हम व्यक्तिगत रिप्रोडक्टिव अधिकारों और जनसंख्या स्थिरता की सामूहिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।